हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद अब हमारा मुख्य फोकस एलटी एग्ज़ाम पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपके लिए एलटी शिक्षण अभिरुचि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, यह सीरीज़ आपको ना सिर्फ एलटी एप्टीट्यूड टेस्ट बल्कि सीटीईटी, यूटीईटी, यूपीटीटी सभी तरह के एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। तो दोस्तों, इस टॉपिक को जानने से पहले देखिए दोस्तों, हमें शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति देखिए ऐसा टॉपिक है जो कि दोस्तों सिर्फ रटने से याद नहीं होगा। इसको आपने आत्मसात करना पड़ेगा। आपको इसके बारे में समझ अपनी विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर लेके आएंगे। इसलिए दोस्तों, जो मेरी वीडियो है इनको आप ध्यान से देखिएगा। मेरे द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनका अच्छे से आप अवलोकन करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज़ को समझें और उसके बाद देखिए दोस्तों, अपने स्तर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करें। उसी से आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। आज हम दोस्तों जानेंगे शिक्षकों में छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति रहती है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्या अभिवृत्ति होती है, क्या अभिरुचि होती है, हम अभिवृत्ति अभिरुचि में क्या अंतर होता है, स्व अभिरुचि क्या होती है। इसके अलावा हम दोस्तों रुचि के बारे में जानेंगे कि भाई अभिरुचि और रुचि में क्या अंतर है। ओके, तो ये सारे टॉपिक जब हमें क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे आसानी से हमारे लिए जो आगे के टॉपिक हैं उनको समझना बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड से क्या अभिप्राय है? तो एटीट्यूड से दोस्तों यह अभिप्राय है व्यक्ति के उस दृष्टिकोण, मतलब व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक तरीका का दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या स्थिति के प्रति आपके विशेष व्यवहार को इंगित करता है। तो बहुत सिंपल है। एटीट्यूड का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, उसका किसी पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंस्टीट्यूशन या किसी स्थिति, या आपके सामने कोई स्थिति आ गई, उस समय पर आपका क्या व्यवहार रहता है, किस प्रकार का आपका व्यवहार है, वही दोस्तों आपका एटीट्यूड है। हम कहते हैं ना एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग। तो आप एटीट्यूड किस तरीके का अपनाते हैं, वही आपकी दोस्तों अभिवृत्ति है। तो बहुत सिंपल है, किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार का आपका जो व्यवहार है वही दोस्तों अभिवृत्ति है, यानी कि आपका एटीट्यूड है। ठीक, अगर हम दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अभिवृत्ति एक क्या है, आपका एक सामाजिक प्रत्यय है या फिर एक सामाजिक पहलू है जिसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के मानसिक पक्ष से होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये आपका इसका संबंध इसके मानसिक पक्ष से है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसके माध्यम से व्यक्ति के विशेष व्यवहार का अध्ययन संभव होता है। इससे मानव व्यवहार का अध्ययन दोस्तों संभव हो जाता है। ठीक है ना? तो ये काफी इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई एटीट्यूड क्या है ना। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका व्यवहार कैसा है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति, या कोई आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप वहां पर किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, वही आपका एटीट्यूड है। समझ में आया ना? तो दिस इज अभिवृत्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। आप इन परिभाषाओं को अगर अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, रेमर्स, रूमेल और गेज ने एक परिभाषा दी है। इनके अनुसार क्या है कि अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि इन्होंने दोस्तों अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड को इन्होंने अब अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित एक संवेगात्मक प्रवृत्ति के रूप में माना है जो किसी पदार्थ
या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। मतलब इन्होंने माना है कि जैसे दोस्तों आपका व्यवहार है किसी के प्रति, ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति के या वस्तु के या संस्था के या आप किसी स्थिति के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है दोस्तों वो किस तरीके का हो सकता है, या तो वो सकारात्मक होगा या तो फिर नकारात्मक होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, किसी के प्रति आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि वो एक आपका सकारात्मक या नकारात्मक रूप से आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, तो यहां पर उसकी बात हो रही है। इसके अलावा देखिए थर्स्टन की परिभाषा, मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित कुछ सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा। तो इन्होंने इसको माना है कि ये आपका मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति ही कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने दोस्तों इसको एक तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की मात्रा के रूप में माना है। ये है थर्स्टन की डेफिनेशन, ठीक है ना। इसके अलावा एक और है फ्रीमैन, ठीक। फ्रीमैन क्या कहते हैं, देखिए ये बोलते हैं निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली एक स्वाभाविक तत्परता जिसे सीखा जाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक आपकी रीति बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये काफी अलग सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका भी दोस्तों मतलब वही है। तो आप इन अभिवृत्ति की डेफिनेशन को आप ध्यान में रखिए जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं, इनका आप सार निकालने का दोस्तों मतलब रखिए, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब यही है कि दोस्तों जो हमारा एक तरीके का दृष्टिकोण है किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या स्थिति के प्रति। तो हमारा दृष्टिकोण दोस्तों कैसा हो सकता है, या तो ऑब्वियसली सकारात्मक होगा या फिर दोस्तों क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो इस तरह से हम अभिवृत्ति के प्रकारों को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों कि जो अभिवृत्ति है वो या तो सकारात्मक होगी या फिर आपकी क्या होगी, नकारात्मक या फिर निषेधात्मक। इस तरह से जो सकारात्मक है उसको भावात्मक भी बोला जा सकता है। तो भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति या फिर निषेधात्मक या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति। अब बात करते हैं भावात्मक या सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होगा कि दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी वस्तु, संस्था, व्यक्ति, धर्म, विचार या प्रक्रिया के प्रति विश्वास, पसंद, आकर्षण, स्वीकृति व उसके अनुकूल अपने के समायोजित प्रयास को। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम उसके प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे कि हम उसमें क्या करेंगे, विश्वास रखेंगे, ठीक है ना। आप उसके प्रति अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, जैसे सपोज करो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका मेरी और एटीट्यूड क्या है कि आप मेरे पे विश्वास रखते हैं, आप उसे पसंद करते हैं, ठीक, आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं तथा उसके अनुकूल अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो तभी हम क्या बोलते हैं उसको, भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति। क्योंकि भावात्मक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग हम मेरे से भावात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझिए। इसके बाद देखिए दोस्तों नकारात्मक अभिवृत्ति क्या है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे सपोज करो आपको किसी राजनीतिक पार्टी है, ज्यादातर उसी के खिलाफ होती है, और या फिर कोई स्थान है या कोई प्रक्रिया है या कोई आपका व्यक्ति है, जाति है, जिससे हम दोस्तों क्या करते हैं, घृणा करते हैं या हम उनमें अविश्वास रखते हैं या उनसे निराश होते हैं, ठीक, या से अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं। तो वो दोस्तों क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, निषेधात्मक अभिवृत्ति, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, तो आप यहां से समझ सकते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति है वो आपका किस तरीके से आपकी एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति या एक स्थिति के प्रति एक सकारात्मक या नकारात्मक एटीट्यूड किस तरीके से दोस्तों रख सकता है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। इसका मतलब यह है कि टीचिंग एटीट्यूड, ठीक। दोस्तों शिक्षण कार्य करने के लिए व्यक्ति में विशेष प्रकार की दोस्तों योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति और रुचि का होना दोस्तों आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। तो उसमें से बारी आती है शिक्षण अभिवृत्ति की। तो शिक्षण अभिवृत्ति क्या है, देखिए दोस्तों जो शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का व्यवहार है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोयोगात्मक से प्रभावित होकर सामने आता है, ठीक है ना। तो शिक्षण अभिवृत्ति दोस्तों शिक्षण की पूरी प्रक्रिया के पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रवृत्त करती है, यानी कि उसको प्रवृत्त
कर सकती है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का व्यवहार होता है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोयोगात्मक से प्रभावित होकर सामने आता है। ठीक, तो अगर हम बात करें दोस्तों शाब्दिक एवं क्रियात्मक व्यवहारों से शिक्षण अभिवृत्ति का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको लेकिन अगर दोस्तों कोई अगर व्यक्ति अपनी वास्तविक अभिवृत्ति को छिपाना चाहे तो वो भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या करते हैं जो प्रक्षेपक विधियां होती हैं, ठीक, क्योंकि जो आप अगर किसी से पूछेंगे कि भाई आपका एटीट्यूड क्या है, वो तो यही बोलेगा कि भाई मेरा तो एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग बहुत अच्छा है। ठीक, तो लेकिन वो छुपा सकता है, लेकिन कुछ विधियां होती है जैसे प्रक्षेपक विधियां हैं, इसके द्वारा किसी का हम क्या कर सकते हैं सही से अभिवृत्ति का पता लगा सकते हैं कि भाई उसके अंदर टीचिंग एटीट्यूड है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो होता क्या है कि दोस्तों जैसे शिक्षण क्रिया है उसमें शिक्षक विभिन्न लोग होते हैं, जैसे कि आपका विद्यार्थी है, अभिभावक है, ठीक, या फिर प्रधानाचार्य है, या फिर आप उसके जो साथी शिक्षक गण होते हैं। ठीक है ना, तो उन या फिर विभिन्न परिस्थितियों में उनके क्या आता है दोस्तों वो संपर्क में आता है। ठीक, और इन सभी के प्रति जो शिक्षक की अभिवृत्ति होगी यानी कि जो उसका एटीट्यूड होगा उससे पता लग जाता है कि वो आपका सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों की जो शिक्षण क्रिया है उसमें शिक्षक विभिन्न लोगों परिस्थितियों के संपर्क में आता है, जैसे कि मैंने बोला विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, अभिभावक या फिर आपके अन्य शिक्षक। ठीक है ना, तो उसमें इन सभी के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति स्पष्ट हो जाती है कि वो आपकी सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है ना, तो अब ध्यान में रहे दोस्तों की जो अभिवृत्ति है उसके अनेक स्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि जो शिक्षण अभिवृत्ति है दोस्तों वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं अभिरुचि के बारे में कि भाई अभिरुचि क्या चीज है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अभिरुचि के अर्थ की, तो दोस्तों अभिरुचि क्या होता है कि भाई आपके किसी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता है। ठीक है ना, आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों एटीट्यूड तो एक तरीके का आपका मानव व्यवहार है यानी कि आपका दृष्टिकोण है कि आप किसी वस्तु, किसी स्थान, ठीक है ना, या आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के बारे में आपके क्या व्यवहार हैं। ठीक है ना, जबकि दोस्तों अभिरुचि की बात करेंगे दोस्तों तो वो आपकी एक तरीके की विशिष्ट योग्यता है कि आप किसी विशिष्ट कार्य में आप कितने कुशल हैं। ठीक है ना, ये आपकी कितनी क्षमता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि किसी एक क्षेत्रीय समूह में किसी व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई जो अभिरुचि है वो किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित कौशलों को सीखने अथवा हम कह सकते हैं ज्ञानार्जन की जन्मजात या अर्जित क्षमता भी इसको हम मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों वैसे बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, फिर भी इसमें देखा जाए तो दो विचारधाराएं इसमें आती हैं। एक विचारधारा मानती है कि जो अभिरुचि है यानी कि एप्टीट्यूड, ठीक है ना, जैसे आपका अभिवृत्ति क्या था दोस्तों एटीट्यूड, तो ये अभिवृत्ति है, एप्टीट्यूड ये आपका क्या होता है जन्मजात होता है या फिर अर्जित किया जाता है। अर्जित का मतलब है कि अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये आपका जो शिक्षक है इसको क्या कर लेगा अर्जित कर लेगा। ठीक है ना, अच्छी ट्रेनिंग से। ठीक, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार क्या होता है कि जो अभिरुचि है वो एक क्वालिटी होती है यानी कि गुण होता है या बहुत से हम कह सकते हैं गुणों का एक तरीके का सम्मिलित प्रभाव है यानी कि इम्पैक्ट है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो अभिरुचि है वो आपका स्पेसिफिकली है कि आपके अंदर कि किसी क्षेत्र या समूह के व्यक्ति का कार्यकुशलता की जो उसमें विशिष्ट योग्यता होगी या विशिष्ट क्षमता होगी वही दोस्तों क्या कहलाएगी एप्टीट्यूड कहलाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जैसे आपका वर्गीकरण की जो परिभाषा है इनके अनुसार क्या है कि भाई अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये मानते हैं कि एक तरीके से कि भाई अगर अभिरुचि में किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाए तो वो ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रियाओं को किस तरीके से सीखता है, तो जो उसकी सीखने की योग्यता है वही आपकी क्या है उसका एप्टीट्यूड है। ठीक, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्रीमैन है। फ्रीमैन क्या कहता है कि जो प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, कौशल, संगठित अनुक्रियाओं,
ठीक है ना। इसका मतलब होता है जैसे कि भाई किसी भाषा को बोलने की योग्यता, ठीक है ना, या संगीत या यांत्रिक कार्य, इसको करने की विशेषताओं को संगठित स्वरूप ही दोस्तों क्या होती है, आपकी अभिरुचि होती है। ठीक, और इंग्लिश के अनुसार क्या है, ठीक, इनके द्वारा क्या होता है कि भाई जो दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित कुशलता ही आपकी क्या कहलाती है, एप्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों अभी आपने देखा होगा भाई जो सिविल सर्विस होता है, अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड दे रहे हैं, तो ऐसी दोस्तों क्या होता है कि आप सिविल सर्विस है उसके लिए भी आपकी क्या होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता नहीं होता। तो एक अच्छा सिविल सर्विस बंदा में क्या क्या अभिरुचियाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि उसमें भाषा पर आपकी सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए ताकि वो निर्णय ले सके, ठीक है ना। और उसको क्या कहते हैं, जैसे अगर वो लेटर वहाँ पर ड्राफ्ट करता है या नोटिंग होती है तो उसमें कोई समस्या उसको नहीं आनी चाहिए, उसमें उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे उसके अंदर समस्या समाधान की सटीक क्षमता होनी चाहिए, मैथ्स और आंकड़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए ना। जैसे एक सिविल सर्विस के आपके जो भी जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, ठीक, और संप्रेषण का उसमें कौशल होना चाहिए, संचार का कौशल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों जो टीचर है, टीचर से भी दोस्तों यही इसी तरीके की दोस्तों डिमांड की जाती है कि भाई उसमें शिक्षण अभिरुचि में उसके अंदर क्या क्या अभिरुचियां होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा ना कि जो टीचिंग आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें और टीचिंग आपका एटीट्यूड है, यानी कि अभिवृत्ति और अभिरुचि, इसमें दोस्तों क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन और मैंने यहाँ पर लिखी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभिरुचि किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित कौशल को सीखने अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात या अर्जित क्षमता है। या तो जन्मजात होती है या फिर आप एक अच्छे प्रशिक्षण द्वारा उसको अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अंतर आता है, अभी हमने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में अंतर पढ़ा, अब हम दोस्तों पढ़ते हैं अंतर अभिरुचि और बुद्धिमत्ता के बीच में। अभिरुचि का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड, बुद्धिमत्ता का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगर हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो उसके अंतर्गत हम व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को मापते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों हो सकता है कि एक सामान्य बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर होने के बाद भी किसी क्षेत्र विशेष में अभिरुचि परीक्षण में कोई व्यक्ति अच्छा रिजल्ट ना दे, हो सकता है, नहीं हो सकता है कि अगर हो सकता है कि आपका दोस्तों इंटेलिजेंसी लेवल बहुत अच्छा हो, लेकिन आप किसी क्षेत्र विशेष में अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का परीक्षण ले लिया जाए तो वहाँ पर आप अच्छा रिजल्ट ना प्रोड्यूस कर पाएं। हो सकता है कि अभी आपके संग जो शिक्षण अभिरुचि जैसे आपका लेक्चरर में जो आपने दिया, आपका हो सकता है कि इंटेलिजेंसी लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए, तो ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये दोस्तों इंटेलिजेंसी का आप समझ लीजिए मतलब क्या है, इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है कि व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को नापा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है, यानी कि स्पेसिफिक एरिया में आप कैसा अपने कौशलों को विकसित करते हैं, ठीक है ना, या आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, ये आपकी दोस्तों अभिरुचि कहलाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है, मैंने बोला लोग ज्यादातर अभिरुचि और रुचि को एक मानते हैं। अभिरुचि है एप्टीट्यूड जबकि रुचि होती है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए अगर बात करें अभिरुचि की, तो अगर किसी व्यक्ति में दोस्तों किसी क्षेत्र के प्रति अभिरुचि का स्तर अधिक हो पर रुचि बिल्कुल ना हो तो उस व्यक्ति की सफलता संदिग्ध होती है। आप ध्यान में रखिए, देखिए आपका किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति है, देखिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति माना सपोज करो शतरंज खेलता है, ठीक है, सपोज करो माना एक शतरंज मतलब खेलता नहीं है, मैं शतरंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो उसमें शतरंज खेलने के लिए उच्च तार्किक क्षमता यानी कि उसका एप्टीट्यूड बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर उसको शतरंज खेलना पसंद ही नहीं है, अगर उसको शतरंज खेलना पसंद ही नहीं है यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका जो एप्टीट्यूड है वो बड़ा तगड़ा है, ठीक है ना, तो वहां पर उसको सफलता मिलनी अपने आप ही दोस्तों क्या हो जाएगी, संदिग्ध हो जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट भी वहीं पर है और उसका आपका जो एप्टीट्यूड है वो भी अगर अच्छा है, जैसे सपोज करो आपकी टीचिंग में रुचि भी बहुत अच्छी है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली क्या होगी, सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जैसे कि सपोज करो हम कहते हैं कि अगर हम बड़े बड़े लोगों की बात करें, लाइक मैंने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेता हूँ या सचिन तेंदुलकर का नाम लेता हूँ, तो सचिन तेंदुलकर का क्या है कि भाई उसका एप्टीट्यूड भी अच्छा है, मतलब वो स्पेसिफिक उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, साथ में उसका जो एप्टीट्यूड है टूवर्ड्स क्रिकेट यानी कि जो उसकी अभिरुचि है
वो क्रिकेट की ओर, वो भी तगड़ी है, तो इसलिए उसको क्या मिली है, सफलता मिली है। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता, भले उसमें बहुत अच्छी स्किल्स होती क्रिकेट खेलने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता तो शायद उसको सफलता नहीं मिल पाती। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको भी क्यों मिली सफलता, वो इसीलिए मिली क्योंकि उनका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट भी था अपने क्षेत्र में और उनका एप्टीट्यूड भी रहा था। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना है कि अभिवृत्ति और रुचि में क्या अंतर है, ये भी दोस्तों कभी एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, अभी तक हमने बात करी अभिवृत्ति की, फिर शिक्षण, अभिरुचि की, अभिरुचि की, अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की। तो दोस्तों अभी हमने बताया था दोस्तों कि अभिरुचि क्या है, मतलब आप एक स्पेसिफिक फील्ड में आप अपने कौशलों का किस तरीके से विकास करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि में, तो बस क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिक फील्ड क्या, आपका शिक्षण। तो शिक्षण कार्य के लिए व्यक्ति में अगर विशेष प्रकार की क्षमता, कुशलता तथा रुचि है, तो वही आपकी क्या है दोस्तों, शैक्षणिक अभिरुचि है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपको शिक्षण कार्य करना है तो उससे व्यक्ति से विशेष प्रकार की क्षमता, कुशलता और रुचि की अपेक्षा रहती है, और वो अपेक्षित क्षमता ही दोस्तों क्या कहलाती है, शैक्षणिक अभिरुचि कहलाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो भैया जो शिक्षण अभिरुचि है उससे क्या ऐसा है कि आपकी शिक्षण कार्य में कितनी रुचि है, आपका रुझान कितना है, ठीक है ना, और शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों का आप उपयुक्त दिशा में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, या फिर उनको उपयुक्त दिशा में किस तरीके से निरूपित करने का आपके अंदर कौशल है। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें शिक्षण कौशल को प्रमुखता जगह दी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो शिक्षण कार्य में, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज भी और लिखी हुई है, जो शिक्षण कार्य है उसमें रुचि, रुझान तथा शिक्षण मतलब शिक्षण सिद्धांतों को भी अपनाया जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षण के दौरान है वो शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव तथा सूझबूझ के आधार पर विद्यार्थियों की समस्याओं का क्या करता है, निराकरण करता है, ठीक है ना। और वो जो सूझबूझ है वही दोस्तों क्या कहलाती है, शिक्षण कौशल कहलाती है, ठीक है ना। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो शिक्षण अभिरुचि किसी शिक्षक का हम कह सकते हैं स्थायी गुण नहीं है, स्थिर भी गुण नहीं है, स्थिर या स्थायी गुण नहीं है, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, समय समय के संग विकसित होता चला जाता है, क्योंकि आप जितना सीखते चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बात करी है जैसे शिक्षण अभिरुचि है वो जन्मजात है और अर्जित भी की जा सकती है। अर्जित का मतलब है कि जितना आपकी ट्रेनिंग होती चली जाएगी तो उतना ही आप क्या होते चले जाएंगे, अपने आप ही उसमें कुशल होते चले जाएंगे, और आप समय के संग संग आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है वो भी आपकी दोस्तों विकसित होती चली जाएगी। तो ये है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट कि जो शिक्षण अभिरुचि है वो समय के संग संग विकसित होती चली जाती है। कक्षा शिक्षण में शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव व सूझबूझ के आधार पर विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो सूझबूझ है वही आपकी शिक्षण अभिरुचि है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और पॉइंट है स्व अभिरुचि, यानी कि हम बोलते हैं सेल्फ एप्टीट्यूड, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि सेल्फ एप्टीट्यूड का मतलब है दोस्तों कि स्वयं को सही परिप्रेक्ष्य में जानना, ठीक है ना। आपको सही परिप्रेक्ष्य में अगर अपने आप को जानना है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एप्टीट्यूड, ठीक है ना। सेल्फ एप्टीट्यूड को हम कह सकते हैं 4 सोपानों में बांटा गया है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ एप्टीट्यूड को आपके 4 सोपान, आपके प्राकृतिक रूप, दूसरा सामाजिक, तीसरा मानसिक और चौथा आध्यात्मिक रूप में दोस्तों बांटा गया है, ठीक। जब आपका पहला सोपान है दोस्तों वो है सेल्फ का विकास, यानी कि आप स्वयं का विकास मतलब आप प्राकृतिक रूप से आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक और शारीरिक रूप से आपका स्वयं का विकास करना ही आपका क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से आपका प्रथम सोपान के दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मनुष्य का शारीरिक विकास आता है, ठीक है ना। दूसरा, आप दूसरे सोपान के अंदर दोस्तों क्या आएगा कि आपका सामाजिक स्वयं आएगा, यानी कि आप सोशल में सेल्फ सोशल आएगा, कि आप सामाजिक में आपका स्व क्या चलता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आना चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और नागरिकता का विकास आता है, ठीक है ना। तीसरे
सोपान के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, मानसिक होगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखें, मासिक नहीं मानसिक, ठीक है ना, यानी कि मेंटली, ठीक। तो भाई इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, मानसिक स्व का विकास आता है, ठीक है ना। तो मानसिक स्व का विकास करना इसके अंतर्गत आता है। तो मानसिक में दोस्तों क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका बौद्धिक, विवेक शक्ति, इसका आप क्या करते हैं, विकास करते हैं तृतीय सोपान के अंतर्गत, ठीक है ना। जबकि चतुर्थ सोपान में मैंने पहले बोला क्या आता है दोस्तों, आध्यात्मिक स्व का विकास करना होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई जो आध्यात्मिक चेतना का विकास है वो इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो भी मेन ही था और आपको इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो अब आपके लिए मैं स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि भाई जो शिक्षक है उसमें छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति हो सकती है या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि टीचर का छात्रों के प्रति एटीट्यूड, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक का पहला उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि वह छात्रों को ज्ञानवान और सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व का पालन करे, ठीक है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और छात्रों में नैतिक गुण को अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रदान करे। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो शिक्षक है, शिक्षक का पहला उद्देश्य दोस्तों यही होता है कि वह छात्रों को ज्ञानवान और सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व का पालन करे और छात्रों में नैतिक गुणों और अपने शिक्षा के माध्यम से वो सारी चीज़ों को प्रदान करे, ठीक है ना। शिक्षकों का दोस्तों यह भी दायित्व बनता है कि वह उनके भौतिक ज्ञान पक्ष के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों की भी अभिवृद्धि करे, ठीक है ना। यानी कि मतलब ये दोस्तों क्या है, टीचर का एक एटीट्यूड होना चाहिए अपने छात्रों की ओर को, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो शिक्षक है वह छात्रों के भौतिक ज्ञान पक्ष के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों की भी अभिवृद्धि करे। क्यों करे, जिससे कि छात्र देश के भविष्य निर्माण में सकारात्मक सहयोग कर सके, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जो दोस्तों जो छात्र होता है ना, वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है और शिक्षक उसमें अगर आप नैतिक शिक्षा या भौतिक ज्ञान देगा तो वो दोस्तों वो उन्हें समाज में एक अच्छे नागरिक के आकार में ढाल सकता है, ठीक है ना। और ये भी कहा सकता है दोस्तों कि एक शिक्षक क्या है, एक माली है, ठीक है ना, जो कि बगीचे को अपने ज्ञान के द्वारा सींचता है और देखभाल करता है, ताकि दोस्तों क्या हो, भविष्य में सुंदर व आकर्षक फूल खिलें। तो वो जो सुंदर और आकर्षक फूल कौन होंगे, विद्यार्थी होंगे। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जो शिक्षक है, शिक्षक की जो अगर हम बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो समाज के प्रति होती है। क्योंकि बच्चों को अगर आपने एक आदर्श नागरिक बनाना है तो उसका दायित्व भी शिक्षक के ऊपर ही होता है, ठीक, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक बच्चा है तो पहले उसकी जो गुरु होता है वो उसकी माँ ही होती है ना, लेकिन माता के पिता या हम कह सकते हैं कि माता के बाद जो बच्चे की सार्वजनिक जिम्मेदारी वो क्या होती है, शिक्षक पे ही होती है, ठीक। तो एक शिक्षक योग्य तभी कहलाता है जब उसमें शिक्षण के प्रति अभिरुचि हो। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि जो बच्चे का पहला गुरु होता है वो उसकी माँ होती है और उसकी माँ के बाद जो बच्चे की सार्वजनिक जिम्मेदारी, जो कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की जिम्मेदारी लेगा वो कौन लेगा, वो टीचर ही तो लेगा ना। तो एक शिक्षक योग्य वो तभी कहलाता है जब उसकी शिक्षण के प्रति क्या होगी दोस्तों, अभिरुचि हो, ठीक है ना। तो योग्य शिक्षक है उसको केवल अपने विषय का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसको विषय अध्ययन पर विशेषज्ञता ही प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उसको दोस्तों क्या होना चाहिए, एक तरीके का मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए और उसको बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होता है कि दोस्तों बच्चों में जो उनकी दबी हुई आंतरिक योग्यताएं होती हैं और प्रतिभाएं आती हैं उनको भी बाहर वो निकाल पाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे कोई भी बच्चा है, अगर आप उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप उसके साथ नहीं व्यवहार करेंगे तो आपको दोस्तों कभी भी उसकी आंतरिक योग्यताओं या प्रतिभाओं का पता नहीं लग पाएगा। तो इस कारण होगा कि वो एक अच्छे नागरिक होने के कर्तव्यों को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही बोला कि शिक्षक को न केवल अपने विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, ठीक है ना।
तो जब वो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक होगा, मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करेगा, तो छात्रों की मनोदशा को भी समझ सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है, ठीक है ना। और उनकी जो प्रतिकूल अभिवृत्तियां हैं, जैसे कि मैंने बोला ना नेगेटिव एटीट्यूड, उनको भी दोस्तों वो दूर कर सकता है, ठीक है ना। और जिससे कि छात्र क्या होंगे दोस्तों, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के संग समाज के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे, और शिक्षक भी अपने एक सकारात्मक एटीट्यूड के संग छात्रों के और समाज के विकास में योगदान दे सकेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इन सभी पर आधारित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों ये एजुकेशन की डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पर अपना एटीट्यूड लगाना है, यानी कि आपको अपनी अभिवृत्ति लगानी है, आप किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, अनुभव द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची के रूप में, या जीवन की तैयारी के रूप में। आपको क्या सही आंसर लगता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है अनुभव द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक तरीके से जो शिक्षा ना दोस्तों, वो है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही दोस्तों क्या होता है, शिक्षा होता है। दोस्तों ये अनुभव के द्वारा जो भी आपको ज्ञान वृद्धि होती है वही दोस्तों क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा दोस्तों वह होती है जो कि मुक्ति दिलाती है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही दोस्तों क्या होती है, शिक्षा होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा कौन सी बात की आवश्यकता पड़ती है? देखिए दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक ही पूरा इस पर बेस्ड था कि दोस्तों अगर आप प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रशिक्षण, अनुभव, ज्ञान, अनुसंधान, इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो ए और बी इसके दोनों राइट आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें अभिवृत्ति की, जो कि हमने अभी बताया था कि जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकती है, इसके अलावा भी वैसे देखा जाए तो दोस्तों हम अभिवृत्ति को वर्गीकृत कर सकते हैं। वो होती है विशिष्ट अभिवृत्ति और सामान्य अभिवृत्ति। इस तरीके से भी कई बुक्स में इसको कैटेगराइज किया गया। विशिष्ट का मतलब होता है दोस्तों स्पेसिफिक एटीट्यूड, ठीक है ना, और सामान्य का मतलब होता है आपका जनरल एटीट्यूड, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति है, उसमें अपनी माँ के प्रति क्या होती है, श्रद्धा या स्नेह का जो भी भाव पाया जाता है, तो वो दोस्तों उसकी क्या होती है, विशिष्ट अभिवृत्ति होती है, यानी स्पेसिफिक है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अन्य माताओं के संग संग कैसा करता है, सामान्य आदर भाव होता है, तो वो दोस्तों उसकी क्या है, जनरल आपका एटीट्यूड है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि वो अपनी माता के लिए आदर करता है, स्नेह है, श्रद्धा है, तो वो एक तरीके का क्या उसकी दोस्तों स्पेसिफिक एटीट्यूड है, यानी अपनी माँ के लिए है वो स्पेशल, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सभी माताओं के प्रति एक सामान्य आदर भाव रखता है, तो वो दोस्तों उसका क्या है, जनरल, यानी कि जनरल अभिवृत्ति है। तो इस तरीके से भी दोस्तों कैटेगराइज हो सकती है ये। लेकिन अगर हम कहें तो दोस्तों अभिवृत्ति क्या होती है, 2 तरीके की होती है, ठीक है ना। आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक अच्छा अध्यापक होगा दोस्तों, उसमें शिक्षकों का जो छात्रों के प्रति अभिवृत्ति है, यानी कि जिस तरीके का उसका एटीट्यूड है, वही दोस्तों एक अध्यापक को अच्छा या बुरा बनाता है। तो अपने विद्यार्थियों के प्रति अगर वो सच्ची लगन रखता है तो दोस्तों वही आपका क्या एक अच्छा अध्यापक है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर सभी। देखिए दोस्तों अभी हमने बात की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है दोस्तों, वो है शिक्षण को विद्यार्थी
उन्मुख बनाने की क्षमता, ठीक है ना, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग, ओके, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो है टूवर्ड्स योर स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कि टीचिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स योर स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, यानी कि टीचिंग अभिरुचि यानी कि शिक्षण अभिरुचि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि जो शिक्षण अभिरुचि का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है, ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया इसलिए मैंने इसको काट दिया है, इसको अब अगला पढ़ लेते हैं। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्या है, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, या फिर बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर। तो दोस्तों अगर इसका हम राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा आपका एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा है उसको अगर हम सर्वश्रेष्ठ रूप में इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा दोस्तों कि वह एक योग्य शिक्षक है अपने शिक्षण कौशलों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके, ओके, यानी कि एक शिक्षक है वो एक आपका योग्य शिक्षक है, वो अपनी टीचिंग कौशल्स यानी टीचिंग स्किल्स के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सके, ठीक। तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण दोस्तों क्या है, शिक्षण आपका क्या है, कौशल है, ठीक है ना, यानी कि टीचिंग आपकी क्या है, एक स्किल है। शिक्षण कौशल की बात आई है ना, पिछले बार हमने लेक्चर में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। तो शिक्षण दोस्तों आपका क्या है, एक कौशल है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि शिक्षण आपका एक कौशल है, ये एक सउद्देश्य प्रक्रिया है और शिक्षण सीखने को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है, ठीक है ना। यानी शिक्षण और सीखना इनका आपका दोस्तों क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। हम कहते हैं ना टीचिंग और अधिगम, ठीक। तो शिक्षण और सीखने का दोस्तों क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एक घनिष्ठ संबंध है, और शिक्षण और सीखने को हम क्या कह सकते हैं कि एक ही प्रत्यय हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, और आपका क्या होता है कि जो शिक्षण है उसी से आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं अपने कौशलों का प्रयोग करके। इसके बाद अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास। दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य से तो उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास ही होना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि बालक के मन, शरीर तथा मस्तिष्क का संपूर्ण विकास, यानी कि आप उसमें नैतिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों को विकसित करें, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो उसके बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़ों में खाली तट की ओर बढ़ती जा रही है। ये काफ़ी अच्छा और फेमस कथन है, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण विकास है। इसके बाद इस तथ्य से प्रायः सभी शिक्षा शास्त्री सहमत है कि शिक्षा होनी चाहिए, ठीक। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन है कि छात्र का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए, सैद्धांतिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, व्यावहारिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, या फिर केवल बौद्धिक विकास के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छात्र का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रायः सभी शिक्षा शास्त्री, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए छात्र को कि वो अपने वातावरण में समायोजन कर सके। कहने का मतलब ये है कि आगे जाके वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको अलग अलग वातावरण से संग समायोजन करना आना चाहिए, यानी कि उसकी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि वो अपने वातावरण में समायोजन कर सके, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि
आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है, वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय समय के संग भूल जाता है और नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि जो शिक्षक है अगर वो नियुक्त हो जाए तो दोस्तों उसके बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो भी आपकी दिन प्रतिदिन नवीन ज्ञान जो आपका उत्पन्न होता है दिन प्रतिदिन, उसकी जानकारी से दोस्तों शिक्षकों को प्राप्त जो ज्ञान होता है उसमें उसकी वृद्धि होती है और नवीन तकनीकों के ज्ञान से दोस्तों उसका जो शिक्षण है वो भी प्रभावशाली होता है। देखो दोस्तों अगर हम बात करें बौद्धिक विकास की, तो शिक्षकों का बौद्धिक विकास तो हो जाता है, बालकों के बौद्धिक विकास से हमारा संबंध होता है, ठीक है ना। और ये भी एक तरीके से तथ्य सही नहीं है कि जो बीएड में किए गए प्रशिक्षण है उसको समय के साथ साथ वो भूल जाता है। तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बैठता है वो ये ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो शिक्षकों में के चयन में वरीयता दी जानी चाहिए। अब आप इसका सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अब आप खुद ही बता सकते हैं कि शिक्षकों के चयन में किसको वरीयता दी जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, महिला अभ्यर्थियों को, योग्य और चरित्रवान अभ्यर्थियों को, या स्वतंत्रता प्रेमी अभ्यर्थियों को। तो आप किसको वरीयता देंगे दोस्तों? ऑफकोर्स योग्य और चरित्रवान अभ्यर्थियों को, ठीक है ना। आप योग्य और जो आपके चरित्रवान अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आपको शिक्षकों के चयन में वरीयता दी जानी चाहिए, जो कि आपके क्या होते हैं दोस्तों, ज्ञानवान होने के साथ साथ योग्य भी हों और चरित्रवान भी हों, ठीक है। इसके बाद शिक्षा का सही अर्थ क्या है। अगर आप बात करें शिक्षा की यानी कि एजुकेशन की, तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? शिक्षा मानव विकास है, या हम कह सकते हैं शिक्षा अभिवृत्ति है, ठीक। तो अगर हम बात करें दोस्तों की जो शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया है वो दोस्तों क्या है? व्यक्तियों और सामाजिक समूह के बीच अंतःक्रिया है, ठीक है ना, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? शिक्षा मानव विकास है और शिक्षा एक तरीके से अभिवृद्धि भी है। ओके, तो इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? सी होना चाहिए, यानी कि आपका ये दोनों है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा का सामान्य कार्य, यहाँ पर सामान्य से मतलब है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा का सामान्य कार्य की, तो वो है दोस्तों संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कार्य है कि यानी आपका राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, विदेशों में नौकरी के लिए तैयार करना, या सभी। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके जो पहला टॉपिक है दोस्तों अभिवृत्ति, यानी कि शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति पर आधारित, यानी कि हम इसको कह सकते हैं जो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, ठीक है ना। तो दोस्तों ये टॉपिक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।